चल छोटू, जल्दी कपड़े बदल ले। आज मेरी मुनिया का छठा जन्मदिन है। मैंने उसे वादा किया है कि आज उसके लिए बढ़ा वाला केक लेकर जाऊंगा। हाँ उस्ताद, मुनिया तो सुबह से ही राह देख रही होगी। कहाँ की तैयारी हो रही है रामू? सेठ जी, छुट्टी का टाइम हो गया है। आज बिटिया का जन्मदिन है तो घर जल्दी जाना था। जन्मदिन तो हर साल आएगा। काली पहाड़ी वाले कारखाने से बाबू साहब का फोन आया है। उन्हें अभी के अभी एक फुल टैंकर पानी चाहिए, तो तू ये गाड़ी लेकर अभी निकलेगा। सेठ जी, रहम कीजिए, आज तो छोड़ दीजिए। सुबह से 3 चक्कर लगा चुका हूं और वैसे भी काली पहाड़ी का रास्ता रात में बहुत सुन्ना और खतरनाक रहता है। मुझे बहाने मत सुना रामू। अगर बाबू साहब का काम आज नहीं हुआ तो कल से काम पर मत आना। तुम्हारी इस महीने की पगार भी काट लूंगा। रामू अंदर से टूट गया। पगार कटने का मतलब था मुनिया की स्कूल की फीस रुक जाना। एक गरीब बाप अपने सेठ की जिद के आगे हार गया। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूं। चल छोटू, गाड़ी निकाल। रामू और छोटू टैंकर में बैठ गए। जैसे ही रामू ने इंजन स्टार्ट किया, अचानक उनके टैंकर के सामने खड़ा एक आवारा कुत्ता बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में रोने लगा। उस्ताद, ये कुत्ता ऐसे क्यों रो रहा है? गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कुत्ता जब रात में रोए तो वो यमराज को देखता है। मुझे तो ये सफर ठीक नहीं लग रहा। चुप कर छोटू, ये सब वहम है। हमें बस पानी उतारना है और वापस आना है। टैंकर धूल उड़ाते हुए काली पहाड़ी वाले रास्ते पर निकल पड़ा। वो रास्ता एकदम सुनसान था। दोनों तरफ सूखे और मरे हुए पेड़ थे। तभी रामू का फोन बज उठा। उसकी पत्नी का कॉल था। कहाँ हैं आप जी? रात के 9 बज गए। मुनिया ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। वो केक काटने ही नहीं दे रही। कह रही है बापू आएंगे तभी काटूंगी। मुझे माफ कर दे सीता। सेठ जी ने आखिरी वक्त पर एक जरूरी काम थमा दिया। तू उसे समझा। मैं बस ये टैंकर खाली करके सीधा घर ही आऊंगा। आपके सेठ को गरीबों की कोई परवाह नहीं। जल्दी आइएगा, बच्चे का मन टूट जाएगा। रामू ने फोन काटा। उसकी छाती में एक अजीब सी घुटन हो रही थी। एक तरफ नौकरी बचाने की मजबूरी और दूसरी तरफ घर पर रोती हुई बेटी। गाड़ी थोड़ा धीमे लो, आगे कुछ गड़बड़ लग रही है। रामू ने हेडलाइट की रोशनी में देखा। आगे मेन रोड पर एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ टूटकर गिरा हुआ था। पूरा रास्ता बंद था। हे भगवान, अब ये नई मुसीबत। रास्ता तो पूरा ब्लॉक है। उस्ताद, अब क्या करेंगे? यहां से पीछे जाने में तो 2 घंटे और लग जाएंगे। पीछे मुड़ने का समय नहीं है छोटू। दाईं तरफ से एक कच्चा रास्ता निकलता है जो सूखा गांव के अंदर से होकर जाता है। हमें वहीं से कारखाने तक जाना होगा। सूखा गांव? उस्ताद, आप पागल हो गए हो। वो गांव तो 15 साल पहले अकाल पड़ने से पूरा उजड़ गया था। लोग कहते हैं वहां आज भी उन प्यासे लोगों की रूहें भटकती हैं। मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। रूहें कुछ नहीं होती। मुझे मुनिया के पास जल्दी पहुंचना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तू बस शांत बैठ। रामू ने टैंकर को उस डरावने कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। जैसे जैसे वे उस उजड़े हुए सूखे गांव के करीब पहुंच रहे थे, हवा अचानक बहुत ठंडी होने लगी।
गर्मियों के मौसम में भी टैंकर के शीशे पर कोहरा जमने लगा था। उस्ताद, मुझे बहुत डर लग रहा है। इंजन की आवाज भी कैसी अजीब सी हो गई है। कुछ नहीं है, बस 10 मिनट में ये गांव पार हो जाएगा। टैंकर के भारी पहिए सूखे गांव की उस उबड़ खाबड़ और वीरान जमीन को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टैंकर की पीली हेडलाइट भी बस कुछ ही मीटर तक का रास्ता दिखा पा रही थी। आपने ध्यान दिया, जब से हम इस गांव के खंडहरों में घुसे हैं, एक भी कीड़े या झिंगुर की आवाज नहीं आई है, जैसे यहां कोई जिंदा चीज है ही नहीं। तू ज्यादा सोच रहा है छोटू। उजड़ा हुआ गांव है, इसीलिए सन्नाटा है। तू बस ये देख कि रास्ता कहीं खत्म ना हो जाए। मुनिया घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मुझे बस जल्दी से ये गाड़ी खाली करनी है। रामू ऊपर से भले ही हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन अंदर से उसकी भी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। डैशबोर्ड की घड़ी रात के 10:30 बजा रही थी। अचानक टैंकर के इंजन से खट खट की एक अजीब सी आवाज आने लगी और गाड़ी हिचकोले खाने लगी। उस्ताद, ये गाड़ी को क्या हो रहा है? पता नहीं यार, लगता है गंदे रास्ते की वजह से इंजन पर जोर पड़ रहा है। लगभग 20 मिनट के उस खौफनाक सफर के बाद वो खंडहर पीछे छूट गए, लेकिन राहत मिलने की बजाय उनकी परेशानी और बढ़ गई। सामने का रास्ता 3 अलग अलग कच्ची पगडंडियों में बंट गया था और दूर दूर तक कोई साइन बोर्ड या रोशनी नहीं थी। हे भगवान, अब यहां से किधर जाएं? मेन रोड का तो कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। उस्ताद, हम पक्का रास्ता भटक गए हैं। मैंने कहा था ना, पीछे मुड़ लेते हैं। अब इस भूल भुलैया में रात भर गोल गोल घूमते रहेंगे। शांत रहे यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। रुक, मैं सीधे बाबू साहब को ही फोन लगाता हूं। उनकी फैक्ट्री का माल है, वही बताएंगे कि काली पहाड़ी का सही रास्ता कौन सा है। रामू ने अपनी जेब से फोन निकाला। नेटवर्क का सिर्फ एक डंडा आ रहा था। उसने फैक्ट्री के मालिक बाबू साहब का नंबर मिलाया। फोन काफी देर तक बजता रहा। आखिर में कॉल उठ गई। हेलो, कौन है भाई इतनी रात को? जी बाबू साहब, प्रणाम। मैं सेठ गिरधारी का ड्राइवर रामू बोल रहा हूं। हाँ रामू, क्या बात है? इतनी रात को फोन क्यों किया है? बाबू साहब, मैं आपके कारखाने के लिए ही पानी का फुल टैंकर लेकर आ रहा था, लेकिन मेन रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ था, तो मैंने सूखे गांव वाला शॉर्टकट ले लिया। अब मैं यहाँ एक तिराहे पर आकर रास्ता भटक गया हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि यहाँ से आपकी काली पहाड़ी वाली फैक्ट्री के लिए कौन सा रास्ता जाता है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए एकदम खामोशी छा गई। रामू को लगा जैसे नेटवर्क चला गया हो। हेलो बाबू साहब, आवाज आ रही है मेरी? रामू, तू पागल तो नहीं हो गया है या शराब पीकर गाड़ी चला रहा है? नहीं बाबू साहब, मैं शराब क्यों पीऊंगा? सेठ जी ने खुद मुझे जबरदस्ती भेजा है। उन्होंने कहा कि आपको अभी के अभी पानी चाहिए। सेठ गिरधारी का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी काली पहाड़ी वाली फैक्ट्री की बड़ी मोटर 2 दिन पहले ही जल चुकी है। फैक्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ी है। सारे मजदूर गांव गए हुए हैं और मैं खुद शहर में अपने घर पर हूँ। जब फैक्ट्री में कोई है ही नहीं तो मैं रात के अंधेरे में पानी का टैंकर क्यों मंगवाऊंगा? बाबू साहब के ये शब्द सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह बात करता हूँ तेरे सेठ से, बेवजह
मेरी नींद खराब कर दी। फोन कट चुका था। टैंकर के केबिन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ रामू की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। क्या हुआ उस्ताद? बाबू साहब ने रास्ता बताया क्या? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? छोटू, बाबू साहब कह रहे हैं कि उनकी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है। उन्होंने कोई पानी का टैंकर नहीं मंगवाया। क्या? अगर फैक्ट्री बंद है तो सेठ जी ने हमें इतनी रात को यहां क्यों भेजा? कहीं इस टैंकर में पानी की जगह कुछ और तो नहीं है उस्ताद? मुझे नहीं पता छोटू, पर जो भी है सेठ ने हमारे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया है। एक तो मेरी बच्ची घर पर रो रही है और ऊपर से ये मुसीबत। मैं अभी सेठ को फोन लगाता हूं। रामू ने गुस्से से लाल होकर सेठ गिरधारी का नंबर मिलाया। रिंग जा रही है। रामू ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। दोनों सांस रोककर फोन उठने का इंतजार करने लगे, लेकिन पूरी रिंग बजने के बाद भी सेठ ने फोन नहीं उठाया। रामू ने लगातार 3-4 बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार वही नतीजा, नो आंसर। उस्ताद, सेठ जी फोन नहीं उठाएंगे। हमें फंसा दिया है उन्होंने। चलिए यहां से गाड़ी घुमाइए, हम वापस शहर जा रहे हैं। भाड़ में गई नौकरी, मुझे जिंदा घर लौटना है। हाँ छोटू, तू सही कह रहा है। हम सीधे गोदाम चलेंगे और इस टैंकर को वहीं छोड़ देंगे। रामू ने रिवर्स गियर डाला और टैंकर को मोड़ने के लिए पीछे देखने लगा, लेकिन तभी कोहरे को चीरती हुई हेडलाइट की रोशनी में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनके शरीर का खून जम गया। उस्ताद, रुको, सामने देखो। रामू ने झटके से ब्रेक मार दिया। सामने उस सुनसान तिराहे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल अकेला था। उसने एक मटमैले रंग का पुराना कोट पहना हुआ था और उसके गले में एक मफलर लिपटा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसका एक हाथ हवा में था। वो उनसे लिफ्ट मांग रहा था। इतनी रात को इस वीराने में ये कौन है? उस्ताद, दरवाजा मत खोलना। यहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। ये इंसान नहीं हो सकता। गाड़ी पीछे लो। अरे नहीं छोटू, ध्यान से देख। वो कांप रहा है। शायद उसकी गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई होगी। अगर हम उसे यहां छोड़ गए तो वो ठंड और जंगली जानवरों से ही मर जाएगा। और क्या पता वो इंसान इस इलाके का हो और हमें मेन रोड का सही रास्ता भी बता दे। भाई साहब, कौन है आप? इस जंगल में इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हैं? मेरी बात मानिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन एक मजबूर और नेकदिल इंसान होने के नाते रामू उस आदमी को रात के अंधेरे में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसने टैंकर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और उस अजनबी के ठीक बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। रामू ने शीशा थोड़ा सा नीचे किया। मेरी गाड़ी पीछे टूट गई है ड्राइवर बाबू। मुझे आगे शहर तक जाना है। क्या मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा? उसकी आवाज सुनकर रामू को अजीब सी सिहरन हुई, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। उसे नहीं पता था कि उसने अनजाने में अपनी गाड़ी में मौत को बैठा लिया है। रामू ने भारी मन से गियर डाला और टैंकर उस घने कोहरे वाले अंधेरे में आगे बढ़ा दिया। वैसे भाई साहब, इतनी रात को आपकी गाड़ी कहाँ खराब हो गई? इस जंगली रास्ते पर तो दिन में भी कोई नहीं आता। कुछ सफर इंसान अपनी मर्जी से नहीं चुनता ड्राइवर बाबू। बस कुछ अधूरे काम होते हैं जो रास्ते में रोक लेते हैं। उस्ताद, ये कैसी अजीब बातें कर रहा है। मुझे तो इसकी शक्ल ही ठीक नहीं लग रही। इसे जल्दी से कहीं उतार दो।
शहर पहुंचने में अभी आधा घंटा लगेगा भाई साहब, आप आराम से बैठिए। टैंकर सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। अजनबी बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह बैठा था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। तभी रामू का फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर सीता का नाम चमक रहा था। रामू ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो सीता। आप कहाँ रह गए जी? आपने तो कहा था कि आप बस पानी उतार कर आ रहे हैं। मैंने मुनिया को कब से रोक रखा है, वो रो रही है। सीता मेरी बात ध्यान से सुन। सेठ ने मेरे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मुझे जिस कारखाने में पानी उतारने भेजा था वो 2 दिन से बंद है। मैं बीच जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और वो सेठ अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। आप ये क्या बोल रहे हो जी? आपका दिमाग तो ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ सीता। आज मैं अगर जिंदा घर पहुंच गया तो कल सबसे पहले उस सेठ का कॉलर पकड़ूंगा। उसने जानबूझकर मुझे फंसाया है। पता नहीं इस टैंकर में क्या भरकर भेजा है। रामू, आप होश में तो हो? आप सेठ जी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? सेठ जी तो अभी अभी मुनिया के लिए एक बड़ी सी गुड़िया लेकर हमारे घर आए हैं। वो तो यहीं सोफे पर बैठे हैं। सीता की बात सुनते ही रामू के हाथों से स्टीयरिंग फिसलते फिसलते बचा। उसके माथे से पसीने की ठंडी बूंदें टपकने लगीं। केबिन में बैठा छोटू भी आंखें फाड़कर रामू को देखने लगा। क्या क्या बोल रही है तू? सेठ जी घर पर हैं? हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि आपने खुद एक्स्ट्रा पैसों के लिए आज रात की ड्यूटी मांगी थी। वो तो पार्टी में आए हैं। ये देखिए, वो मुनिया को अपने हाथों से केक खिला रहे हैं। सीता मुनिया को दूर कर उस शैतान से। अगर सेठ जी घर पर हैं तो 2 घंटे पहले गोदाम में मुझे ये टैंकर किसने दिया था? सीता मेरी बात सुन, बाहर निकल घर से। फोन अचानक कट गया। रामू ने घबराकर स्क्रीन देखी। नेटवर्क का डंडा पूरी तरह गायब हो चुका था। रामू का दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर सेठ घर पर मुनिया का जन्मदिन मना रहा है तो गोदाम में वो कौन था? और अगर वो सेठ था तो उसने रामू को झूठ बोलकर इस मौत के रास्ते पर क्यों भेजा? छोटू, सीता कह रही है कि सेठ जी घर पर हैं। वो मुनिया को केक खिला रहे हैं। हे भगवान, तो फिर गोदाम में वो कौन था? उस्ताद, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ बहुत भयानक हो रहा है हमारे साथ। रात के सफर में अक्सर ऐसा ही होता है ड्राइवर बाबू। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। गाड़ी चलाते रहिए। मेरी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। अजनबी की इस बात ने रामू की नसों में दौड़ते खून को बर्फ कर दिया। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और टैंकर को उस घने कोहरे में आगे बताता रहा। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। करीब 10 मिनट तक रेंगने के बाद अचानक कोहरे को चीरती हुई लाल और नीली चमकती हुई बत्तियां दिखाई दी। उस्ताद, पुलिस! वो देखो, आगे पुलिस की जीप खड़ी है। हम बच गए उस्ताद, इंसान मिल गए। गाड़ी वहीं रोक दो। हाँ छोटू, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं पुलिस वालों से रास्ता पूछ लेता हूं और इन भाई साहब को भी यहीं उतार देंगे। पुलिस इन्हें सुरक्षित शहर पहुंचा देगी। रामू ने पुलिस की जीप से कुछ दूरी पर टैंकर के ब्रेक लगा दिए। सामने एक कार बुरी तरह पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो चुकी थी। रामू जल्दी से टैंकर का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और पुलिस की तरफ भागा। छोटू भी उसके पीछे पीछे आ गया। साहब मदद कीजिए। कौन हो तुम लोग और इतनी रात को इस बंद रास्ते पर क्या कर रहे हो?
ये रास्ता तो आगे से टूटा हुआ है। साहब, मैं सेठ गिरधारी का ड्राइवर हूं। मैं पानी का टैंकर लेकर जा रहा था, पर मेन रोड पर पेड़ गिरा था, तो मैं रास्ता भटककर इस जंगल में आ गया। साहब, मेरी मदद कीजिए। यहाँ रास्ता भटकने वाले अक्सर जिंदा वापस नहीं जाते ड्राइवर। गनीमत है कि तुम लोग सही हाइफन सलामत हो। गाड़ी पीछे मोड़ो और चुपचाप उसी रास्ते से वापस मेन रोड पर निकल जाओ। जी साहब, मैं अभी मुड़ जाता हूं। पर साहब, मेरी गाड़ी में एक मुसाफिर भी है। वो रास्ते में हमें लिफ्ट मांगते हुए मिले थे। उनकी गाड़ी कहीं खराब हो गई है। आप प्लीज उन्हें अपनी जीप में शहर तक ले जाइए। मैं बहुत डरा हुआ हूं साहब। मुसाफिर, तुम होश में तो हो? इस खूनी सड़क पर पिछले 4 घंटों से परिंदे ने भी पर नहीं मारा है। यहाँ कोई मुसाफिर नहीं आता।